नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से भूपेंद्र सिंह एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आइए देखते हैं हम लोग 14 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। पहली सबसे पहली न्यूज़ हम लेते हैं यहाँ पर। एक टाइगर रिजर्व है जिसे बुक्सा टाइगर रिजर्व कहा जाता है, जो 23 वर्षों में पहली बार एक जहां पर एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। ऐतिहासिक रूप से बक्सा टाइगर रिजर्व की दक्षिणतम सीमा पूरे रिजर्व में पाए जाते हैं। हालांकि वर्तमान में बुक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों की जो घनत्व है बहुत कम है। बुक्सा टाइगर रिजर्व रिजर्व पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है। जलपाईगुड़ी के जिले के अलीपुरद्वार उपमंडल में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुर द्वार उपमंडल में स्थित है और ये 15वां टाइगर रिजर्व है। इस इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बुक्सा टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। कहाँ से? भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला बुक्सा टाइगर उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। टाइगर रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदियां संकोस, रैदाक, जयंती, चुर्निया, तुरतरी, फसखवा, दीमा और नोनानी हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसी न्यूज़ में कुछ देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं ये न्यूज़ में है क्यों। ये टाइगर कॉरिडोर यहाँ से बुक्सा टाइगर रिजर्व की से एक कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएं उत्तर भूटान के जंगलों को पूर्व में कोचुंगवाना के जंगलों और मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है तथा पश्चिम में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती हैं। महत्वपूर्ण कॉरिडोर लिंक निम्नलिखित हैं, देखते हैं। पहला, बुक्सा टीटी यानी टोरसा के मध्य से यह बुक्सा टाइगर रिजर्व के रंगमती रिजर्व वन क्षेत्र को टीटी रिजर्व फॉरेस्ट से जोड़ता है। बुक्सा टीटी बीच और भरनाबाड़ी टी स्टेट के मध्य, यह भरनाबाड़ी स्टेट, टी स्टेट और बीच टी स्टेट से गुजरते हुए द दल सिंह पारा टी स्टेट के दक्षिण में स्थित बुक्सा टाइगर रिजर्व के भरनाबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट और टीटी रिजर्व फॉरेस्ट को जोड़ता है। और अगला है निमाती चिलपाटा यानी बुक्सा चिलपाटा, यह बुक्सा टाइगर रिजर्व की निर्मित नामित रेंज और चिलपाटा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच हाथियों की आवाजाही को सुगम बनाता है, जिससे बुक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी पश्चिम बंगाल के बीच हाथियों की आवाजाही सुलभ हो सकेगी। तो ये न्यूज़ इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये टाइगर कॉरिडोर बन रहे हैं। और अगली जानकारी लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में और कौन से टाइगर रिजर्व हैं। पहला देखते हैं यहाँ पर एक गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, अगला है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, अगला है सिंगलीला सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, अगला है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा। अगले आगे बात करते हैं बाघ की इम्पोर्टेंस की। बाघ संरक्षित स्थितियां हैं कुछ। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय माना गया है और वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स में इसके परसिस्ट वन में रखा गया है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की बाघ की संरक्षण की स्थिति। भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है। भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ के अभयारण्य हैं
और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई। भारत में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य हासिल किया। भारत की बाघ संरक्षण नीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के विषय में देखते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी इसे बोलते हैं एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगल वाणिज्य अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत में 53वें राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीए यह पर्यावरण एवं मंत्रालय के तहत एक वैधिक निकाय है जो 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया था। तो इस प्रकार ये न्यूज़ हमारे लिए बाघों के संरक्षण की, बाघों की स्थिति की और बुक्सा टाइगर रिजर्व के विषय में जो कि पश्चिम बंगाल में है, इन सभी न्यूज़ को समिंग करते हुए हम जाना। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। कुछ प्रावधान जानते हैं राज्यपाल से संबंधित। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद यानी की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी या ब्रिज के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 यानी 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक जगह का राज्यपाल एक साथ नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 163 के विषय में जानते हैं। कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है और अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। तो इस प्रकार राज्यपाल से संबंधित ये न्यूज़ थी जो राज्यपाल के कार्य और उसकी नियुक्ति और उसके मंत्रि परिषद की विषय में बताता है। अगली न्यूज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का एक राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी भी से माना जाता है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान, गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। विद्युत लाइनों से टकराव, इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार, आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप यह पक्षी खतरे में है। अगर जाने इसकी स्थितियां विभिन्न संस्थानों के रूप में, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्ट यानी IUCN की ये रेड लिस्ट के गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रजाति यानी साइट्स में परिशिष्ट वन में है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर यानी CMS में परिशिष्ट वन में है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में इसको स्थान प्राप्त है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय: प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, इसे पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड के वन्य जीव कार्यक्रम के विकास के तहत पुनर के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम को तहत रखा गया है। तो इस प्रकार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो कि राजस्थान का पक्षी है और इसका IUCN स्टेटस गंभीर संकटग्रस्त साइट में परिशिष्ट 1 में, CMS में परिशिष्ट 1 में और 1972 अधिनियम के अंतर्गत सूची 1 में प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज़ है DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम प्रणाली यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को यानी स्मार्ट को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रमुख बिंदु है इसके सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर संचालन हेतु लाइट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो है। यह एक कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली है। यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। यह प्रणाली टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। तो इस प्रकार से DRDO ने एक स्मार्ट रूप से यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि DRDO ने बनाया है। इसे स्मार्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजिकल यानी साइंस के क्षेत्र की हमारी न्यूज है जो कि हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसकी कार्यप्रणाली के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब एक युद्धपोत या ट्रक आधारित तटीय बैटरी से संचालित किया जाता है तो स्मार्ट एक नियमित सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ान भरता है। यह कम ऊंचाई पर हवा में अपनी अधिकांश उड़ान को युद्धपोत या एक हवाई पनडुब्बी लक्ष्य पहचान प्रणाली से दो तरफ डेटा लिंक के साथ कवर करता है और अपने उड़ान पथ को बीच में सही करने के लिए शत्रु पनडुब्बी की सटीक स्थिति की सूचना प्राप्त करता है। जैसे ही यह जलमग्न पनडुब्बी के काफी करीब पहुंचेगा, मिसाइल जल में टारपीडो प्रणाली को बाहर निकाल देगी और ऑटोमेटेड टारपीडो पनडुब्बी को बाहर निकालने के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना शुरू कर देगी। टारपीडो एक शिकार के आकार का स्वचालित जल के नीचे का हथियार है जिसे पनडुब्बी सतह के जहाज या हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है और सतह के जहाज और पनडुब्बियों में विस्फोट के लिए डिजाइन किया गया है। वरुण वस्त्र पहला स्वदेशी हैवीवेट जहाज है जिससे पनडुब्बी रोधी इलेक्ट्रॉनिक टारपीडो लॉन्च किया गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 43 करोड़ है। इसका महत्व देख लेते हैं, हमारे भारतीय नौसेना में इसका क्या उपयोग है। यह भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमता को और अधिक मजबूत करेगी। पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2003 में प्रोजेक्ट 28 यानी 28 वर्तमान में भारतीय नौसेना के साथ सेवारत पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का एक वर्ग है जिसमें INS कामोर्ता, INS कदमत, INS किल्टन और INS कावरत्ती शामिल हैं। प्रोजेक्ट 75 यानी 75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक पनडुब्बियों कलवरी, खंदेरी, कंजर, वेला और वागीर और वक्सीर का निर्माण शामिल है। अभी भी फिलहाल थोड़े समय पहले पनडुब्बी वेला का अधिग्रहण किया गया था। प्रोजेक्ट 75 इंडिया में अत्याधुनिक एयर इंटरप्रेटेड प्रपल्सन सिस्टम से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ हमारे लिए साइंस एंड टेक से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75 और करंज, वेला, खंडेरी, कलवरी ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जो कि अटैक पनडुब्बी हैं और ये स्कॉर्पियन 6 स्कॉर्पियन क्लास की हैं।
चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हरनाज कौर सिंधु इजराइल के इलियट में आयोजित 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मॉडल हरनाज कौर सिंधु को मिस यूनिवर्स चुना गया। उल्लेखनीय है कि 21 वर्षों के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब किसी भारतीय मॉडल ने जीता। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मिस इंडिया हरनाज कौर सिंधु के साथ मिस साउथ अफ्रीका और मिस पराग्वे टॉप 3 में शामिल थी। भारत ने तीसरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। गौरतलब है कि सुष्मिता सेन ने 1994 में पहली बार और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय मॉडल थी। तो इस प्रकार से हरनाज कौर सिंधु भारत की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली मॉडल हैं, जो कि 2021 के लिए मिस यूनिवर्स हुई हैं। अगली न्यूज़ है गणतंत्र दिवस से संबंधित। गणतंत्र दिवस पर 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 26 जनवरी 2022 समारोह के लिए भारत ने 5 मध्य एशियाई कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रमुख अतिथियों को आमंत्रित किया है। यह पहला अवसर है जब सभी 5 मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और सभी ने समारोह में भाग लिया था। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में कोविड महामारी के कारण उनको यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से इस बार 5 मध्य एशियाई देश भारत के किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के मुखिया आने वाले हैं। इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये 5 हमें याद रखना है। ये 5 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ के जो मुख्य हैं अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। तो इस न्यूज़ के साथ अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में कहीं भी प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु सभी देशों का आह्वान करने की राष्ट्रीय स्तर की सर्वसम्मत संकल्पना की सबसे बड़ी वर्षगांठ को चिन्हित करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य अपने को शामिल किया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ है देश के किसी भी भाग में बसे नागरिक की आय के स्तर, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति, धर्म बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण एवं यथोचित स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास देखभाल शामिल है के आश्वासन को सुनिश्चित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में कम से कम लगभग 1 अरब लोग आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तो ये डेटा काफ़ी चौंकाने वाला है। तो फ्रेंड्स, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी आखिरी न्यूज़ थी फ्रेंड्स। चलते हैं हम आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को यदि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्किल में इसे पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के विषय में बताएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।